सभी बच्चों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। आइए बेटा, आज हम लोग जो है संभावित मॉडल पेपर साइंस का संभावित मॉडल पेपर 2 करेंगे आपके सामने, और इस पर कुछ चर्चाएं आज हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, देखिए ये मॉडल पेपर 2 है, समय अवधि आपकी 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है, आइए इस पर बात करते हैं। एक चीज भी ध्यान रखिएगा शुरू करने से पहले कि जिसमें थियोरेटिकल पार्ट होगा उसमें मैं लिख दूंगा थ्योरी, आप बुक से देखिएगा। जहां कुछ समझाने का होगा वहां मैं समझाऊंगा और लिखवाऊंगा भी। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताइए? ये कौन सा दर्पण होता है? अरे भैया ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का क्या मतलब होता है? देखिए लिखिए, किसी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके लिए वस्तु को दर्पण तथा ध्रुव के फोकस में रखना चाहिए। बात समझ में आ गई? बाकी चीजें आपको पता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। भैया देखो कितनी बार बता चुका हूँ ये सवाल का फॉर्मूला सीधा सा होता है। फिजिकल टू कितना होता है? वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या जितनी है उतना बटा दो। कर लो 30 बटा 2 कर लो, कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं। क्या है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? एक व्हाइट लाइट है जो कि प्रिज्म से जब डिस्पर्स होती है यानी गुजरती है, तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा डिस्पर्स होकर छन कर आपके सामने आएगा? कौन सा रंग होगा वो बताइए? आपने पढ़ा होगा भैया, वो बैगनी रंग होगा आपका। आपने विबग्योर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा होगा? बैगनी किसको कहते हैं बताइए? वॉयलेट को कहते हैं। कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भी दिमाग लगाया करो। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परिपथ में धारा हो जाएगी। परिपथ में धारा क्या होगी बताइए? देखिए इसको लिखिए, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगी V/R, यानी ये हो जाएगा I = V/R हो गया। चलिए ये हमको मामला क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? इसमें कह रहा है परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया गया, यानी ये 3R हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा I बराबर I' अपॉन V/R अपॉन V/3R। चलो भैया, फिर मामला तुम लोगों का फंसेगा। क्या फंसेगा? V/R इंटू क्या होगा? V/R इंटू 3R/V, V से V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर हो जाएगा। तो अंत में बचेगा क्या? R से R कट गया, V से V कट गया, बचा 3। कितना बचा? 3, यानी तिगुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी I/3 यानी 1/1 होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 1/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कितना हो गया? 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, एक विद्युत चुंबक का कोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। कोड बनाना है आपको, सबसे अधिक सही पदार्थ कौन सा होगा, मुलायम लोहा। मुलायम लोहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट आयरन। बात समझ में आ गई। ये आपका होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये आपका होता है स्टील। बात समझ में आ गई, जिसमें सॉफ्ट आयरन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी उल्टा व छोटा होता है, आभासी सीधा व बड़ा होता है, आभासी सीधा व छोटा होता है, आभासी उल्टा व बड़ा होता है। एक चीज देख लो, आभासी सब में है, ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आभासी सब में रहेगा, ठीक है। तो आभासी सीधा व बड़ा होता है, हमेशा याद रख लो कि अवतल लेंस में, याद रखना अवतल लेंस में वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा व बड़ा होता है, सीधा व बड़ा होता है। यहां मामला आपका क्लियर होगा, तो यानी ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है और किसमें परिवर्तित करता है, डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है, किस चीज की अभिक्रिया है ये, जरा मुझे बताइए कि किस चीज की अभिक्रिया कहलाएगी। भैया ये विस्थापन की अभिक्रिया कहलाएगी। विस्थापन का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बात समझ में आ गया, ये विस्थापन की अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। कुछ चीजें पूछो मत, बता चुका हूं पहले ही। एल्कीन है, एल्कीन क्या है इनमें से, जल्दी बताओ, एल्कीन इनमें से क्या है। एल्कीन C3H6 एल्कीन होती है, C3H6 एल्कीन कहलाता है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखो, C2HO4, C2HO4 आपका क्या होता है, एथिलीन होता है। क्या होता है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, CaSO4, आगे थ्राइड 24H2O, यही होगा, नहीं, CaSO4 कौन सा होगा, जल्दी बताइए। अरे भैया CaSO4 हाफ H2O, ये आपका POP का फॉर्मूला है, POP फॉर्मूला, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, इसको मत भूलना, कुछ चीजों को हमेशा याद रख के रहा करो। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्या कह रहा है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, ये एनोडीकरण कहलाता है, एनोडीकरण कहलाएगा, यानी एनोडिंग कहलाएगा। 11th का ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। चार धातुएं हैं, चार धातुएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं क्या, एलआई से मतलब होता है लिथियम, एन को कहते हैं सोडियम, के को कहते हैं पोटेशियम। बात समझ में आ गई क्या कहलाती है। चलिए, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, कौन सा लाल होगा कलर, बताइए। ऑप्शन नंबर बी H2SO4, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सदैव लाल हो जाता है, जलीय भी होता है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, बताइए।
अपचयी अभिक्रियाएं। बात समझ में आई? चलिए जहां बताने लगा वो बताएंगे। मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, फिर आया है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में। आनुवांशिकता को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? भैया ये विटामिन B3 की कमी से होता है। क्या विटामिन B3 की कमी से होता है? चर्मदाह या फिर पेलाग्रा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कूपिका वायु कोशिका पाई जाती है किसमें? फेफड़ों में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अरे एमिलेज पाया जाता है। एमिलेज एंजाइम। एंजाइम लार में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में? किसमें पाया जाएगा डीएनए? डीएनए हमेशा केंद्रक, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। चलो एक चीज हमें पता है, लिख लिया हमने। इसके बाद क्या लिखोगे? दर्पण से वस्तु की दूरी यानी स्मॉल यू, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। चलो ये भी हमें पता चल गया। अब बताओ क्या करोगे? अरे इसमें फॉर्मूला रख दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूला रख दो, इसी पे ये सवाल सॉल्व होकर आपके सामने आ जाएगी। कैसे आएगी आइए देखते हैं। सब कुछ हमने पता कर लिया है। वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v कितना है नहीं मालूम, 1/f है 1/15। 1/v नहीं पता है, 1/u कितना है? 1/10। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? 1/v बराबर यही होगा। हाँ अब कितना हो जाएगा? 1/v बराबर 5/30। कितना होगा? 5/30 यानी 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। तो आपकी जो आंसर आएगा वो v बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर समझ में आ गया? प्रतिबिंब की स्थिति 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलो दूसरा क्या है, फिर इसकी प्रकृति देखिए, ये क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। चलो इतना मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष, दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए ये सब आप लिखिए, इसमें बस मैं आपको कारण बता दे रहा हूं कि कैसे होगा। दूरदृष्टि दोष ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट, इसको कृपया बुक से देखिए सभी लोग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निवारण बता दे रहा हूं, इसका निवारण क्या होता है बस। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के उपयोग से दूर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ दिखाए गए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए कि परिपथ में कुल कितने तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाही संपूर्ण धारा कितनी है। चलिए इसको ट्राई करिए आप लोग। इसको हम लोग नए पेज में करेंगे, लिखेंगे पहले भाई अगर तुम इसको डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट में तुम क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनो, 1/r' लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा कितना है ये, 1/10 प्लस 1/40 करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1/8। इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ाओ, यानी ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 8 ओम, इतना हो गया। अब आगे बताओ इसमें क्या करोगे। अब दूसरे परिपथ के लिए, ये पहला हो गया, अब दूसरे परिपथ के लिए 1/r', क्या हो जाएगा, यही तो दिया है, क्या लिख देंगे बताइए, 3 + 2 + 1 बराबर कितने के, 60 के। तो ये क्या हो जाएगा, 6/60, यानी 1/10, यानी कितना हो गया, 10 ओम। देखो 2 मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। आप क्या कर सकते हो बताओ, प्रतिपथ का कुल तुल्य निकालो। कैसे निकालोगे, प्रतिपथ का कुल तुल्य कैसे निकालोगे, R = r' + r', यही तो करना है। 8 + 10 = 18 ओम, यही तो होगा। और इसमें एक चीज और निकालनी है, ख वाला क्या है, आइए देखें। ये निकल गया, 18 ओम आ गया। ये क्या है, आइए देखें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R = 12/18 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 3 18, 2/3 आ गया। 2/3 को बदलेंगे तो 0.66 समथिंग आएगा एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है सवाल की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए।
चलिए समझाइए इसको। इसमें कुछ नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इसमें। बात समझ में आ गई? ये आप जानते हैं, इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों के को लिखिए और विद्युत जनित सिद्धांतों को लिखिए। ठीक है, इसको आप अपनी बुक से देखिए, ये बुक वाला है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ये पूरा थ्योरी पार्ट है। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए इसको, क्या लिखेंगे? इसको लिख के दिखाइए हमको। चलिए, लिखिए, देखिए, ध्यान से देखिएगा। एल्डिहाइड के कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है? आइए देखते हैं। क्या है? OC जुड़ा है इससे, ठीक है, R बॉन्ड जुड़ा है और H बॉन्ड जुड़ा है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, बात समझ में आ गया? चलिए, हम यहां लिखेंगे IUPAC। IUPAC प्रणाली में एल्केन के प्रत्यय E से Al को Al से बदल दिया जाता है। बात क्लियर हो गई? बदल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है OC। बात समझ में आ गई? यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, ये H हो जाता है, ये H हो जाता है, H, ये CH 3CH हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये आपका एथेनॉल बन जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसी में O डबल बॉन्ड CH और H ये कर दिया जाए तो ये आपका मेथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथेनॉल बन जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे इसमें कीटोन की बात करेंगे। किसकी? कीटोन। देखो कीटोन क्या होगा, बता रहे हैं ऊपर। कीटोन, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कीटोन क्या है? देखिए, ये आपका कीटोन हो गया। बात क्लियर हो गई? बस ऐसे ही, ऐसे इसमें अलग अलग चेंजेस आपके होते रहते हैं। इसको आप चीजों को समझिए। ठीक है, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति को समझाइए। चलिए समझाइए। इसमें एक उदाहरण होगा, कैसे
ब्यूटेन का निर्माण। तो याद रखिएगा, ब्यूटेन के निर्माण के लिए इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी थ्योरी पार्ट है बुक से देखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ब्यूटेन के निर्माण का, कि फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। इसी को आप कहते हैं C4H10। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे बढ़िए। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। लिख देते हैं इसको, आघात वर्ध्यता को आपको यहां लिख देते हैं, हम समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, किसी धातु का वह गुण जिसमें धातु पर दबाव व आघात पड़ने पर बिना टूटे उसमें आकर बदल लेने की क्षमता हो, ठीक है, की क्षमता हो, उस धातु को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि आघात वर्ध्यता किसको कहते हैं। देखिए, मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं कि किसी धातु का वह गुण जिसमें धातु पर दबाव व आघात पड़ने पर बिना टूटे उसमें आकार बदल लेने की क्षमता हो। बिना टूटे, उस पर देखो प्रेशर भी पड़ रहा है, समझ रहे हो, उसके शेप भी चेंज हो रहे हैं, फिर भी वो टूट नहीं रहा है, उसको क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। चलो लिख लो सब लोग, इसको लिख लिया, तब तन्यता बताऊं। चलो लिख लिया होगा सभी ने। अब देखो, इसमें तुम्हें बताऊंगा तन्यता, ध्यान से देखना क्या होती है तन्यता। किसी धातु का वह गुण जिसमें उसे खींचकर तन्य किया जाता है, जिसमें उन्हें खींचकर तन्य किया जाता है, अर्थात उसके तार बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं
वह उस धातु की तन्यता कहलाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण क्या होगा इसका? कॉपर, सोना, चांदी आदि। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है बताइए? क्या होगा? C2H5OH। बात समझ में आई? C2H5OH क्या हो जाएगा? C2H5OH बताओ। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। बात समझ में आई? जो कि 443 केल्विन पे आपका गर्म किया जाएगा तो उससे एक नई चीज बनकर सामने आएगी। क्या बनकर आएगी? अब बन के आएगी CH2 बराबर CH2 प्लस साथ में क्या निकलेगा? किस चीज का उत्सर्जन होता है? हमेशा याद रखो, पानी का होता है। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एथिलीन। क्या बन जाएगा? एथिलीन। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एथिलीन। बात समझ में आई? चलिए अब ये देखते हैं। पहला क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। एथिल मिटाते हैं ऊपर वाला, हम तब आपको समझाते हैं। पहला तो हमने बता ही दिया आपको। चलिए पहला हो जाएगा एथिल अल्कोहल को सोडियम, एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर, देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका क्या हाल होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं आपके सामने। ठीक है, सोडियम के साथ ये हो जाएगा 2C5 C2H5OH। बात क्लियर हो गई? ध्यान देखते चलो। प्लस 2Na, Na का मतलब होता है सोडियम। ये भी क्लियर हो गया। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये भी क्लियर हो गया। तो क्या बनेगा? 2C2H5ONa। इसमें से निकलेगा क्या? क्या निकलेगा इसमें से? देखो हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी इसमें से कुछ निकलना होता है तो वो हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। चलो ये भी आपको मामला यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? सोडियम एथॉक्साइड। बात क्लियर? दूसरा चरण देखिए।
तीसरा चरण देखिए, ये दूसरा चरण था, इससे पहले वाला पहला चरण था, ठीक है। इसमें आपका क्या बनेगा, 2CH3COOH, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझिएगा बाद में, प्लस Na2CO3, ध्यान से देखते चलिएगा। एक जगह ही खत्म हो जाती है, रुको, हाँ, Na2CO3, ये बन जाएगा क्या, 2CH3COONA। चलो भैया, ये भी पता चल गया। प्लस CO2 प्लस H2O। चलो, ये हो गया क्लियर कि नहीं हो गया क्लियर? चलो क्लियर हो गया। अब चौथा लिख लेते हैं, क्या है, CH3 बन गया। ये क्या बन गया, CH3 बन गया। चलो मान लिया कि क्या बन गया, CH3 बन गया। ऐसे क्या बन गया, ये CH3 बन गया। चलो इसको मिटाते हैं पहले यहां से, ये CH3 बन गया, CH3 हो गया आपका। फिर CONA, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस H2O। इन सब का नाम आप जान ही रहे हो, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं कि इन सब का नाम क्या है। ये है सोडियम एथेनाइट। बात समझ में आ गई? और ये जो पूरा बना था, ये है सोडियम एसीटेट, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देख लीजिए पांचवा वाला क्या होगा। बहुत आराम से चलेंगे, हड़बड़ाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बनेगा। बनेगा CH3COOH, ठीक है, प्लस HOCH2, ठीक, CH3, इसको आपने इसे रिएक्ट कराया, ऑक्सीडेशन हुआ, फिर क्या होगा, CH3COOH2, फिर क्या होगा इसके बाद बताइए, रिएक्ट करिए आप लोग। प्लस H2O। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ये आपका पांचवा हो गया। क्या हो गया? पांचवा हो गया, ठीक है। ये जो चीज निकल कर आई है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एस्टर हो गई। क्या हो गई? एस्टर हो गई। ठीक है। अब छठवां देख लो। बात क्लियर? प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है, KMnO4, ऑक्सीडेशन होगा। फिर बताओ क्या बनेगा, CH3COOH प्लस H2O। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये आपका बन जाएगा क्या, एथेनोइक एसिड। बात समझ में आ गई? इतना मामला क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, बता चुका हूं। एसिटिक अम्ल को सोडियम, ये सब एक साथ एक ही उसमें बता दिया हूं, घबराइएगा मत। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन का निर्मलीकरण, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, वो टिप्पणी आप लिखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो कई चरणों में होती है, हम आपको एक बताते हैं, आप सब समझ जाना। जैसे CH4 प्लस Cl2, सूर्य का प्रकाश, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। भाई चलो ये सूर्य का प्रकाश हो गया। आगे बताओ क्या होगा इसमें, तो दिमाग लगाया करो तुम लोग भी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कि सब गुरु जी बता दें। हाँ गुरु जी तो बताइए करेंगे। CH3Cl, क्या हो जाएगा ये CH3Cl, किसको कहते हैं, मोनो क्लोरो मीथेन। बात समझ में आ रही है, चलो देखते चलो बस, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक होती है संकलन अभिक्रिया, क्या होगी, संकलन अभिक्रिया। इसमें 4 पॉइंट होते हैं टोटल, चारों आप लिख लीजिएगा। संकलन अभिक्रिया, चलो संकलन अभिक्रिया के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें भी एक होता है, लिख लो, CH3CH बराबर CH2 प्लस H2, इसको रिएक्ट करवाएंगे निकेल और प्लाज्मोडियम के साथ, तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है, CH2 CH3, ये आपका बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। बात समझ में आ गई। और ये आपका क्या था, प्रोपीन। चलो इसके बाद जो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, देखो थ्योरी बुक से बात क्लियर हो गई। चलो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता ही दिए हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, लो भैया एक बार, प्रथम CH3 लिख दे रहे हैं, ध्यान से देख लो। ये आपका है प्रोपीन, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, संकलन अभिक्रिया। भाई देखो जो पीछे वाला था ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, पहले वाली स्लाइड में, ठीक है। ये जो तुम्हारा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें तुम्हें 4 चीज बतानी थी हमें, जिसमें हमने तुम्हें एक चीज बताई थी, बाकी 3 चीजें और लिख लो। पहला लिख लो, अच्छा चलो, CH4 प्लस Cl2, यहां पे ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। लिख लो चलो, सब लोग आओ लिख लो चलो, ये हो जाएगा CH3Cl, ठीक है, इसको कहेंगे
मोनो क्लोरोमेथेन मेथेन। चलो मामला क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, CH3Cl प्लस Cl2, यहां पे भी सेम हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इससे क्या बनेगा, HCl2। बात समझ में आ गई। चलिए HCl बनेगा, ठीक है, HCl बनेगा। अच्छा ये क्या, कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, ये आपका हो गया डाई क्लोरोमीथेन। आप समझ रहे हैं ना आप, इसी तरह बनेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका संकलन अभिक्रिया आई। संकलन अभिक्रिया बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं। क्या है, CH3 CH, फिर CH, फिर बताइए प्लस H2 को रिएक्ट कराएंगे निकिल से और इससे, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, ये आपका हो गया प्रोपेन, ये आपका हो गया प्रोपीन। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। वाष्पोर्जन क्या है, इसके महत्व का चित्र के अनुसार व्याख्या करें। देखो इसमें वाष्पोर्जन कितने प्रकार के होते हैं मैं लिख दे रहा हूं। वाष्पोर्जन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है रंध्रीय वाष्पोर्जन, इसके बारे में आप बुक से पढ़ोगे, बस मैं इसके प्रकार आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। उपत्वचीय वाष्पोर्जन, और तीसरा क्या हो जाएगा, वात रंध्रीय वाष्पोर्जन। बात समझ में आई। इसके बारे में ये क्या है, इसके बारे में आप किताबों से पढ़िए। आगे का कह रहा है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित कीजिए। लिखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। चलो इतना भी मामला तुम्हारा क्लियर हो गया, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ बताने की जरूरत है। चलो अब उत्सर्जन तंत्र के, उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग लिखिए कौन कौन से हैं। पहला है एक जोड़ी वृक्क, जिसको कि किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी। चलिए दूसरा, एक जोड़ी
मूत्र वाहिनियां, क्या कहेंगे? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या कहेंगे? यूरेटर्स। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरा, तीसरा कौन सा अंग होता है? मूत्राशय यानी ब्लैडर और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। देखो अब इसका चित्र और इसकी थ्योरी कृपया किताब से देखो, जितना जरूरी था वो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है? जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं? देखो एक चीज तुमको इसमें और बता दे रहा हूं लास्ट में, बाकी तो तुम सब किताब से पढ़ना। जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं। जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवाश्मीकरण कहते हैं। आगे बढ़ो। इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग किसको कहेंगे? पहला वर्ग है आपका ठप्पा जीवाश्म। पहला वर्ग कौन सा है आपका? ठप्पा जीवाश्म। ठप्पा जीवाश्म किसको कहते हैं? इंप्रेशन को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंप्रेशन को कहते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा किसको कहते हैं? संपीड़ित जीवाश्म। लिखिए, संपीड़ित जीवाश्म, जिसको कि कहते हैं कंप्रेशन। और तीसरा और आखिरी कौन सा है? प्रस्तरीकृत जीवाश्म। प्रस्तरीकृत जीवाश्म होता है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए इतना मैंने बता दिया, बाकी की चीजें आप इसमें बुक से कंसल्ट करिएगा। मानव के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है? इसके क्या क्या पार्ट है वो मैं लिख दे रहा हूं और आप इसको पढ़िएगा किताब से, बनाइएगा किताब से। जो है पहला होता है मुख, दूसरा होता है ग्रसिका, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत। ये पांचों चीज इसमें काम करती हैं मानव तंत्र में, मानव के पाचन तंत्र में।
डायग्राम आप स्वयं बनाइएगा, बाकी चीजें किससे देखिएगा, बुक से देख के ये पढ़िएगा, ये पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। परितंत्र किसे कहते हैं, किसी तालाब के परितंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये भी आप किताब से देखिएगा, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे अजैविक घटक और जैविक घटक। जैसे अजैविक घटक कौन कौन से हैं भैया, आओ जानते हैं। दो प्रकार के पाए जाते हैं, पहला है कार्बनिक अजैविक घटक। कार्बनिक अजैविक घटक जैसे ऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर। बात क्लियर? ठीक है। दूसरा है अकार्बनिक अजैविक घटक, ये हो जाएगा इन ऑर्गेनिक एबायोटिक फैक्टर। सब चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आप किताब से पढ़िएगा। इसमें आपका होता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें इसमें चलती रहती है। तालाब का चित्र बनाइएगा, तालाब के बारे में करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संभावित मॉडल पेपर 2 समाप्त होता है विज्ञान का। अब अगले टर्न में यानी कल हम मिलेंगे संभावित मॉडल पेपर 3 लेकर। ठीक है, तब तक सभी कहो जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम।